नमस्कार, मैं हूं अंशुमान अमर उजाला द बोनस के लिए और मेरे साथ हैं बजाज फिनसर्व एएमसी के CIO चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर निमेश चंदन। बाजार का हाल आप देख रहे हैं इस समय। मुझे एक शेर याद आता है अजहर इनायती का, शुरू इश्क में लोगों ने इतनी शिद्दत की कि रफ्ता रफ्ता कमी हो गई मोहब्बत की। बाजार में शुरुआत में जितनी तेज़ी दिखी पिछले एक साल में, अब वो धीमे धीमे घटने लगी है। निवेशकों के मन में चिंताएं हैं, खासतौर से म्यूचुअल फंड के निवेशकों के मन में कुछ गहरी ही चिंताएं हैं। उनको इस बाजार के उतार चढ़ाव की गणित समझ में नहीं आ रही है। और दूसरी तरफ भारत के निवेशक बाजार में निवेश कर रहे हैं, विदेशी निवेशक अपना निवेश लेकर बाहर निकल रहे हैं। आमतौर पर पिछले 3-4 साल में भारतीय बाजार में ऐसी परिस्थिति नहीं दिखी गई थी। और इस बीच हम अमर उजाला बोनस को लेकर आ गए हैं पुणे में बजाज फिनसर्व एएमसी के ऑफिस में। निमेश भारत के उन कुछ चुने हुए फंड मैनेजर्स में से या इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स में से हैं जो बाजार के साथ लोगों के मिजाज और मनोविज्ञान को भी परखते हैं। इस वक्त जब हर बड़ा निवेशक, हर छोटा निवेशक, SIP चलाने वाला बेहद बेचैन है, चिंतित है बाजार के रुख को लेकर, तो लोग अंदर सोच क्या रहे हैं? म्यूचुअल फंड के जो आंकड़े बजाज फिनसर्व एएमसी के पास आते हैं वो किस तरीके का व्यवहार बताते हैं? क्या होने वाला है? बाजार किस दिशा में जाएगा? आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करते रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए? क्या चुनना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए? बहुत सारे सवाल निवेशकों के दिमाग में हैं। निमेश, अमर उजाला बोनस के इस खास शो में आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल, आई स्टार्ट विद माय फर्स्ट क्वेश्चन, इज दैट इन अक्टूबर 24 वी हैव नोटिस्ड दिस ऑल टाइम हाई $3.2 billion record breaking equity inflows came into it, and despite market volatility, what factors driving investor confidence when the global investors who are having deep pockets are actually taking their money out from the Indian markets? There are a lot of explanation could be there, but since you are an expert into understanding the behavioral economics and behavior of investors and their biases, what is actually inside their minds and in their psychology which is keeping them invested in this market and giving you money to invest in the market despite FIs are withdrawing from the scene? पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहूँगा आपका कि आपने मुझे आपके इस शो में इनवाइट किया। दिस इज़ माई 25th ईयर इन द इंडियन कैपिटल मार्केट्स, और मैंने अपने करियर में इंडिया को बाकी इकोनॉमीज से इतना अच्छा करते हुए पहले नहीं देखा। आप देखेंगे कि इंडिया में आज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, GDP ग्रोथ भी इंडिया का कम वॉलेटाइल है कंपेयर टू हमारे जो देश के साथ करते हैं, जैसे कि चाइना है, ब्राज़ील है, उनके हिसाब से हमारी GDP ग्रोथ ज़्यादा है और ज़्यादा स्टेबल है। इंडिया का जो कॉरपोरेट सेक्टर है उसमें बोरोइंग कम है, लेवरेज कम है, उनका जो डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो काफ़ी हेल्दी है। बैंक्स को देखें तो बैंक्स में भी NPS कम है। क्रेडिट ग्रोथ इस साल थोड़ी सी स्लो है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म देखें तो ट्रेजेक्ट्री उसकी अच्छी रही है और प्रॉफिट्स भी अच्छे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंडिया का जो आउटलुक है फॉर बिजनेस, एंड मार्केट का आउटलुक जनरली बिजनेस के साथ जुड़ा होता है, तो वो पॉजिटिव है। मुझे खुशी इस बात की भी है कि आज हमारे पास ज़्यादा निवेशक SIP के थ्रू आ रहे हैं, तो वो एक लॉन्ग टर्म व्यू, अपने एक लॉन्ग टर्म गोल, फाइनेंशियल गोल को मीट करने के लिए आ रहे हैं। और इंडियन मार्केट का आप कहीं से भी गिनती शुरू कीजिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 5 साल 10 साल के इन्वेस्टर्स हैं, तो आपके नुकसान होने का चांस बहुत ही कम है। तो दिस इज़ अ गुड चेंज इन द मार्केट बिहेवियर कि लोग लॉन्ग टर्म सोच के आ रहे हैं। इंडिया जस्ट अमृत काल में आया है और काफ़ी पॉजिटिव्स इकोनॉमी, बिजनेसेस और मार्केट्स में दिख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ से भी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, जो लंबे समय तक निवेशक रहेंगे, उनके लिए इक्विटी अच्छे रिटर्न्स बना के देगी। निमेश, 2 महत्वपूर्ण थ्योरीज बाजार में हैं और म्यूचुअल फंड निवेशक भी वही सारे आंकड़े देखते हैं जो आप और हम देख रहे हैं, बाकी लोग देख रहे हैं, और बहुत एंशियस हैं, बहुत बेचैन हैं। हमारे अपने शो में लोग सवाल पूछते हैं हमसे जानने। 2 आंकड़े हैं। एक आंकड़ा ये बता रहा है कि भारत की GDP 6% से नीचे है, 5.4% के आसपास है, जो काफ़ी तेज डिप है। जो ये भी बता रहा है कि कंजम्पशन स्पेंडिंग सिकुड़ रही है भारत में, कंजम्पशन इज श्रिंकिंग, एंड द सिमिलर डेटा विच यू आर quoting that India's growth story is very bright, is not influencing FIs who have withdrawn over $12 billion
only in October. This is one theory, this is one set of that Indian economy is also going into a slowdown mode, which is there, high inflation is there, the discussion of the stagflation in the mind of investors. On other hand, there is another theory which is in the market, that if you see the market to GDP ratio, Indian markets are in overvalued zone. There is another discussion as theory. So, a group of experts is saying that the market correction is very natural, because market has already been overvalued, so it is bound to correct, while this exit of investors, especially the FIs, is somewhat making people anxious about the overall India's growth story. ये तो हुई एक्सपर्ट्स के बीच की बात। मैं, आप या बाकी लोग जिस रूम में हैं जो SIP में इन्वेस्ट करते हैं, वो इस पूरे जंजाल को, इस पूरे गणित को कैसे समझें कि मार्केट ओवरवैल्यूड है तब करेक्ट हो रहा है, या इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ स्टोरी अब स्लो डाउन हो रही है इसलिए करेक्ट हो रहा है? आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल किया और इसमें 2-3 पहलू हैं अलग अलग, तो मैं उनको अलग अलग एड्रेस करना चाहूँगा। पहले तो करेक्शन की बात करते हैं। निफ्टी ने लगभग 8% जितना करेक्शन लिया है फ्रॉम द टॉप, में भी एट द लोएस्ट शायद 10% होगा। तो करेक्शन जो है वो एक बुल मार्केट का हिस्सा है, और एक नहीं तो हर 2 साल में आपको एक करेक्शन इतने प्रमाण की तो दिखती ही है। तो करेक्शंस, मेरे फेवरेट बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट हैं रॉबर्ट शिलर, वो कहते हैं कि करेक्शंस इन अ बुल मार्केट कम लाइक अ थीफ इन द नाइट, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि कब आएंगे। तो करेक्शंस बुल मार्केट का एक हिस्सा होते हैं, और इंडिया भी उस स्मॉल करेक्शन में गुजर रहा है। सेकंड, वैल्यूएशन की बात आती है, तो कुछ लोग जो हैं वो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल देखते हैं, कोई प्राइस टू बुक पे मेजर करते हैं, और कुछ मार्केट कैप टू GDP पे मेजर करते हैं। हमने जो हिस्टोरिकल स्टडी की है उसमें हमने देखा है कि मार्केट कैप टू GDP इंडिया के लिए खास ये एक अच्छा पैरामीटर नहीं है जो बुल मार्केट या बेयर मार्केट आपको बताता है। तो हम क्या करते हैं, हम इनको जो इम्पोर्टेंट रेशियोज हैं उनका एक कॉमन फॉर्मूला बना के उनको एक इंट्रिंसिक वैल्यू बताते हैं निफ्टी की, कि निफ्टी की ये इंट्रिंसिक वैल्यू है। अगर हम उस दृष्टि से देखें तो निफ्टी आज फेयर वैल्यू के आसपास है, ना ओवर वैल्यूड है ना ही अंडर वैल्यूड है। तो फेयर वैल्यू पे जब निफ्टी होती है तो उसके जो आगे की ग्रोथ होती है वो कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ से जुड़ी हुई होती है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से भी इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स बन सकते हैं इन द इक्विटी मार्केट, स्पेशली इन द लार्ज कैप। अब लार्ज कैप में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट FIIs का भी है। तो FIIs कुछ सालों पहले एज अ टोटल मार्केट कैप हमारे 22% उनका इन्वेस्टमेंट हुआ करता था। कुछ सालों से डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, डोमेस्टिक निवेशक जिन्होंने मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्ट किया और उन्होंने अच्छे रिटर्न्स भी बनाए, उस वजह से FIIs की जो होल्डिंग है इंडिया में वो 22% से अब 16% आ गई। और इसमें भी ये जो 16% इन्वेस्टमेंट है उसमें कई फंड्स ऐसे होते हैं जो एलोकेशन फंड्स होते हैं, जैसे कि वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि इंडिया इज़ पार्ट ऑफ इमर्जिंग मार्केट, या इंडिया इज़ पार्ट ऑफ द एशिया फंड, या इंडिया इज़ पार्ट ऑफ सम ग्लोबल थीम फंड। तो उन फंड्स में कभी कभी ऐसा होता है कि अगर उन्होंने देखा कि अभी थोड़ी देर के लिए चाइना ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो क्यों ना मैं पैसा यहाँ से मूव करके कुछ समय के लिए वहाँ पे पार्क कर दूँ। तो उस वजह से ये बाइंग सेलिंग होती रहती है। बट इंडिया के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, और अगर आप किसी भी फॉरेन इन्वेस्टर की रिपोर्ट्स भी देखें, वो यही कहते हैं कि इन द लॉन्ग टर्म इंडिया स्टोरी इज़ मच बेटर। तो कुछ समय बाद ये पैसा वापस आना है। अब GDP की बात करें तो ये क्वार्टर जो रहा बिटवीन जुलाई एंड सितंबर, वो एक यूनिक क्वार्टर रहा। काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई जिस वजह से इस क्वार्टर में कॉर्पोरेट ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी सी स्लो रही है। इसमें बिकॉज इस बार इलेक्शन भी साइकिल भी लंबी चली, और उस वजह से जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग शुरू होनी थी, जो उन्होंने कैपेक्स प्लान बजट में ऑलरेडी दिए हुए हैं, वो थोड़ी सी स्लो रही है। तो उसे लेट पिकअप हुआ। उसमें बारिश इस साल अच्छी रही है, जिसमें कुछ ऐसी जगहों पे जैसे गुजरात, महाराष्ट्र फ्लड्स जैसी सिचुएशन हो गई थी। उस वजह से ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पब्लिक बाहर नहीं निकल पाई। उस वजह से कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हुआ ट्रांसपोर्टेशन में, कंजम्पशन में। पर अभी आप हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स देखें जो अक्टूबर और नवंबर में आए हैं, वो ऑलरेडी बता रहे हैं कि जो ग्रोथ है वो वापस आ गई है।
तो सेकेंड हाफ जो है इस बार फर्स्ट हाफ से काफ़ी और बिल्कुल अलग रहेगा और अच्छी ग्रोथ आएगी। और उस वजह से अगर गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक के अनुमान भी देखें कि जीडीपी ग्रोथ फुल ईयर क्या रहेगी, तो वो भी 6.5% पे अभी भी पॉजिटिव है। और इंडिया की एक स्ट्रेंथ है कि इकोनॉमिक साइकिल्स आती रहेंगी, बट बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी हमारा जो ग्रोथ है वो कुछ सालों तक ये 6.5% जीडीपी तो मेंटेन कर लेगा। दर्शकों को निमेश के इस जवाब से एक छोटा सा सूत्र मिला होगा। निमेश ने अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा, एक पन्ना आपके सामने खोल दिया कि वो निफ्टी की एक इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं और उसके बेस पर आपको सजेस्ट करते हैं। तो हम धीरे धीरे इस चर्चा को मैक्रो इकोनॉमी से और जीडीपी से इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की तरफ ले चलते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, उनका नाम है मनोहर लाल। वो बहुत अजीब अजीब सवाल पूछते हैं। उन्होंने 2 दिन पहले मुझसे एक सवाल पूछा कि सर मुझे ये बताइए कि जीडीपी गिर रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि कंजम्पशन ड्रैग है, कंजम्पशन नीचे जा रहा है और कॉर्पोरेट के परफॉर्मेंस खराब हैं। ऑलमोस्ट 45% कंपनीज ने अपने गाइडेंसेस भी मिस किए हैं इस क्वार्टर में। ऐसी सिचुएशन में निमेश जी अगर अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनाते होंगे फंड की, तो कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जिनको अगले 6 महीने के लिए इस होप पर रिकमेंड करेंगे कि इन सेक्टर्स पर फोकस किया जाना चाहिए? क्योंकि जीडीपी के नंबर्स हमारे सामने खुले रखे हुए हैं, एक्सेप्ट आप 1-2 सेक्टर्स को छोड़ दी तो सारे सेक्टर्स में हमें स्लो डाउन दिखाई देता है। इंडिया कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है, हमें सारे कंजम्पशन सेक्टर्स के परफॉर्मेंस में गिरावट दिखाई दे रही। ऐसी सिचुएशन में जब आप इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनाने बैठते होंगे तो आपको कौन से सेक्टर्स दिखते होंगे जो अगले 6 महीने या 1 साल के लिए इन्वेस्टर्स को इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न दे सके? आपकी ही का ही जो कॉन्सेप्ट है उसके। एब्सोल्युटली। 1-2 चीज़ें मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा बिकॉज आपके दोस्त ने बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछी है। इससे हमें एक ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पता चलता है कि लोग जो है वो नॉट ऑलवेज बट काफ़ी हद तक रेयर व्यू मिरर में देख के इन्वेस्ट करते हैं। जो चीज़ पीछे चली गई है उसे देख के चार्ट उनको यही सिखाते हैं गाड़ी चलाते हैं, राइट। बट आप अच्छे निवेशक तब बन सकते हैं जब आप सामने देख के कि आगे क्या आने वाला है, उस हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें। दूसरी एक मार्केट की जो चाल होती है, मार्केट एक एक्सपेक्टेशन बना लेती है कि इस क्वार्टर में रिजल्ट्स ऐसे आएंगे, क्वार्टरली रिजल्ट्स ऐसे आएंगे। अब शॉर्ट टर्म में अगर वो रिजल्ट्स डिसअपॉइंट करते हैं तो मार्केट एक करेक्शन या डिप में चला जाता है। तो शॉर्ट टर्म में क्या एक्सपेक्टेशन है और क्या रिजल्ट आए उस पे मार्केट चलता है, बट लॉन्ग टर्म पे ग्रोथ रेट्स क्या है लॉन्ग टर्म के, उस हिसाब से मार्केट चलता है। तो जैसे मैंने कहा कि ये क्वार्टर थोड़ा सा एक यूनिक क्वार्टर रहा है जिस वजह से आंकड़े अच्छे नहीं आए और मार्केट ने एक डिप लिया। अब अगर हम फॉरवर्ड देखें तो 2 ऐसे सेक्टर्स या 2 ऐसे इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे ग्रोथ लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है, क्वालिटी ऑफ कंपनीज भी अच्छी हैं और वैल्यूएशन अट्रैक्टिव मिल रहे हैं, और वो है कंजम्पशन और हेल्थ केयर। कंजम्पशन में आप अगर देखें अक्टूबर नवंबर में फेस्टिव सीज़न अच्छी रही है, वेडिंग सीज़न का पिकअप अच्छा आया है। कुछ समय पहले एयरलाइन कंपनीज ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग पैसेंजर्स एक दिन में आई थिंक कुछ 5 लाख पैसेंजर्स उन्होंने ट्रांसपोर्ट किए। जो एयरलाइन की कैपेसिटी है वो 94-95% पे चल रही है, फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। जो हमने 2 व्हीलर्स के नंबर देखे ईयर ऑन ईयर, अगर दिवाली टू दिवाली या फेस्टिव सीजन टू फेस्टिव सीजन कंपेयर करें तो 2 व्हीलर रजिस्ट्रेशन आर अप 22%। मैं तो एक कमर्शियल व्हीकल कंपनी के साथ बात कर रहा था, उन्होंने मुझे कहा कि अगस्त में ट्रक यूटिलाइजेशन वो 65% बिकॉज ऑफ जो कुछ एरियाज में फ्लड हो गए थे, कुछ एक्टिविटी कम थी ट्रांसपोर्ट की, यही 65% 95% बन गया इन अक्टूबर। तो कंजम्पशन एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है इंडिया में। इंडिया जो पर कैपिटा जीडीपी हम कहते हैं कि जब $2,500 क्रॉस करती है कोई इकोनॉमी, तो हर इकोनॉमी अक्रॉस द वर्ल्ड वहाँ पे कंजम्पशन टेक्स अ जंप। तो हम उस लेवल पे हैं आज कि जहाँ पे एक जंप आ सकता है। तो कंज्यूमर स्पेस बहुत ही अट्रैक्टिव स्पेस है जहाँ पे वैल्यूएशन हाल में कम है बिकॉज क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे नहीं आए। और फार्मास्यूटिकल्स, हेल्थ केयर जैसे कि हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक्स, वेलनेस, ये एक ऐसी स्पेस है जहाँ पे स्टेडी ग्रोथ रही है इंडिया की। इसे इकोनॉमिक साइकिल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कंपनी स्पेसिफिक या बॉटम अप रिसर्च से हम इनको चुनते हैं। इसमें भी
कुछ रेगुलेटरी चेंजेस आए हैं इंटरनेशनली जो इंडिया को बेनिफिट कर रहे हैं, जैसे कि बायोसिक्योर एक्ट यूएस में, जिस वजह से इंडिया से आउटसोर्सिंग बढ़ेगी मेडिसिन की। तो इंडिया जो है वर्ल्ड के लिए आज एक फार्मेसी है। तो मेरे हिसाब से ये दो सेक्टर्स जो हैं, कंज्यूमर एंड हेल्थ केयर, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हम और थोड़ा भीतर चलते, लेट्स डीप डाइव इनटू द स्ट्रेटजी, सिंस यू हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड टू सेक्टर्स, इन द वन सेक्टर which where the GDP numbers does not support the consumption story, but we hope that next quarter will be better. Bajaj AMC is always talking about some mega trend investing strategy. People and investor would like to know that what is all about that mega trend investing strategy and how it has been actually applied into your entire fund management of Bajaj Finserv AMCs. अगेन एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। कुछ समय पहले कुछ सालों पहले मैं कुछ दोस्तों के साथ बैठ के इन्वेस्टमेंट की चर्चा कर रहा था, इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स के बारे में चर्चा कर रहा था। तो मेरे एक दोस्त ने एक कमेंट मारा कि ये जो बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी है इन्वेस्टमेंट की, ये अब ख़त्म हो गई है, इससे पैसे नहीं बनते। तो पहले तो मुझे बहुत बुरा लगा, ये क्या बात कर रहे हो आप, इक्विटी तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होती है, आप बोल रहे हो बाय एंड होल्ड, गलत है। लेकिन फिर उन्होंने मुझे समझाया तो मुझे इसमें जो गहराई है वो समझ में आई कि ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गलत है, बट वर्ल्ड में और इंडिया में इतने चेंजेस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी चेंजेस, डेमोग्राफिक चेंजेस, इकोनॉमिक चेंजेस, कि अगर आप किसी कंपनी को होल्ड करना चाहते हैं 10-15 साल तक, आप कैसे प्रेडिक्ट करोगे कि 10 साल में या 15 साल में ये कंपनी में वही ग्रोथ रेट रहेगी या इतने अच्छे प्रॉफिट्स रहेंगे जो आज दिख रहे हैं? कंपनी रहेगी कि नहीं रहेगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं। करेक्ट। करेक्शन 25% कंपनीज इन यूएस स्टॉक मार्केट जस्ट गेम आउट ऑफ द मार्केट इन करेक्ट, वैनिश हो जाती है 10 साल में वो कंपनियां खत्म हो जाती है। इंडिया में भी ऐसा ही हुआ। एब्सोल्युटली। तो अब इसका सोल्यूशन क्या निकालें? तो हमने एक मेगा ट्रेंड स्ट्रैटेजी, मेगा ट्रेंड्स इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी निकाली, जिसमें हम पहले ये चेंजेस नाप लेते हैं कि लॉन्गर टर्म में क्या टेक्नोलॉजी चेंजेस हो रहे हैं, क्या इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे हैं, क्या डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं, और उन चेंजेस के हिसाब से कौन सी ऐसी कंपनीज है जिनको फ़ायदा है और किनको नुकसान हो सकता है। तो हम पहले TRENDS में ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करते हैं, टेक्नोलॉजी चेंजेस, रेगुलेटरी चेंजेस, इकोनॉमिक यानी पर कैपिटा इनकम चेंजेस, नेचुरल या सस्टेनेबिलिटी चेंजेस, डेमोग्राफिक चेंजेस और सोशल चेंजेस। इन 6 सोर्सेज से पहले मैप करते हैं कि इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या हो रहे हैं। जैसे टेक्नोलॉजी चेंजेस में इलेक्ट्रिक व्हीकल, UPI पेमेंट्स, ये बड़े बड़े चेंजेस हैं। इकोनॉमिक चेंजेस में जैसे मैंने कहा कि पर कैपिटा इनकम $2,500 क्रॉस कर रही है, तो उसमें लोग कैसे सेव करते हैं और कैसे स्पेंड करते हैं वो चेंज हो जाता है। और फिर हम उन कंपनीज को देखते हैं कि इसका फ़ायदा किन कंपनीज को है और उस हिसाब से हम इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें एक तरह का डी-रिस्क कर लेते हैं कि भाई ये कंपनी, मुझे इसकी मैनेजमेंट या इसकी क्षमता पे मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि इसको एक अच्छी टेलविंड है कि ये 5-10 साल तक इसमें पोटेंशियल है अच्छा ग्रो करने का, और फिर उसे चुन रहा हूँ मैं। तो इससे हम ग्रोथ इन्वेस्टिंग को थोड़ा सा लेस रिस्क वाली स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। मेरे दोस्त मनोहर लाल वो ये कहते हैं कि ऐसी स्ट्रेटजीज में आमतौर पर इंडियन मार्केट में एक बायस होता है, क्योंकि आप बिहेवियरल इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, बहुत सारे कॉग्निटिव बायसेस की बात होती है। तो अक्सर उनकी ये शिकायत है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स की शिकायत है कि इंडिया के मार्केट का में जो इन्वेस्टमेंट का कंसंट्रेशन है, एक्चुअली मार्केट का कंसंट्रेशन लिमिटेड स्टॉक्स और लिमिटेड कंपनीज में। इंडिया इज स्लोली ग्रोइंग टुवर्ड्स अ डुओपोली और मोनोपोली मार्केट। इन मेजॉरिटी ऑफ द सेक्टर्स डुओपोलीज और मोनोपोलीज आर देयर, और उन्हीं पर सबसे ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि जो कंपनियाँ इतनी बड़ी हो जाती हैं कि मार्केट का 60-70% हिस्सा ले लेती, वहाँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सीरियस इश्यूज आते हैं, एंड देन फाइनली दे कोलैप्स एंड इन्वेस्टर्स लूज लॉट ऑफ मनी। इसके बहुत सारे एग्जांपल हमारे सामने। सो हाउ यू मेक अ क्लीन पोर्टफोलियो on the base of mega trend investing? That is an important denominator which people would like to know. So आपके दोस्त शायद वो जो काफ़ी चीज़ों की बॉम्बार्डिंग होती है व्हाट्सएप पे, वो शायद ज़्यादा पढ़ रहे हैं। देखिए, इंडिया में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो वर्ल्ड वाइड भी अगर हम जो स्केल लगाएं कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स के एंड ऑल दैट, तो उसमें काफ़ी ऊंचे स्तर पर हैं। तो मेरे हिसाब से इंडिया में जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो इनोवेशन है, एक कैपिटल का रिस्पेक्ट, हमारी जो कंपनीज हैं मेजर कंपनीज इंडिया में,
वो हाई रिटर्न ऑन कैपिटल वाली कंपनीज हैं, यानी वो हर पैसे को सोच समझ के लगाते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करना है जिससे शेयर होल्डर्स को अच्छी रिटर्न मिले। तो ये तो एक अपॉर्चुनिटी है। बट जैसे आपने कहा कि ऐसे केसेस हो सकते हैं जहाँ पे कंपनी में पोटेंशियल दिख रहा है बट वो पोटेंशियल साकार नहीं होता, वो उसको कहीं ना कहीं बीच में कुछ रीज़न की वजह से कंपनी अच्छा नहीं करती, बैंकरप्ट हो जाती है, बंद हो जाती है। तो एक बार हम मेगा ट्रेंड से जो कंपनीज चुनते हैं उसमें हम फिर 3 स्टेजेस और लगाते हैं कि पहले क्या इस कंपनी में क्षमता है कि उस पोटेंशियल को पहुंच सके। इंडिया में बहुत सारी चीज़ों का अच्छा पोटेंशियल है बट क्या कंपनी में वो कैपेबिलिटी है कि वो जाके इस बिज़नेस को अच्छी तरह से चलाए। तो उसकी बिज़नेस मॉडल को देखते हैं, उसके बिज़नेस मैनेजमेंट को देखते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ देखनी होती है फाइनेंशियल्स कंपनी के। काफ़ी ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे अगर आपको ग्रोथ करनी है और फास्ट ग्रोथ करनी है तो आपको उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए फंड्स लगाने की, पैसे लगाने की। क्या इस कंपनी में वो क्षमता है, और एक बार जब रिटर्न आना शुरू होंगे तो क्या कैश फ्लोज आएंगे। तो एक सेकंड स्टेज होता है फाइनेंशियल एनालिसिस का। और थर्ड जो होता है वैल्यूएशन। अगर बिजनेस बढ़िया है लेकिन आप उसको गलत दाम पे खरीद रहे हो तो आपके लिए वो वेल्थ क्रिएट नहीं करेगी। तो थर्ड स्टेज इज लुकिंग एट वैल्यूएशन कि इसमें अपसाइड है या नहीं है, एंड देन दे एंटर द पोर्टफोलियो। बिकॉज हम मेगा ट्रेंड्स इन्वेस्टिंग इंडिया में पहली बार ला रहे थे तो मैंने इसके बारे में एक छोटी सी किताब भी लिखी है। आपके निवेशकों के लिए हम एक लिंक या साथ में उसके साथ शेयर कर देंगे कि जिनको इंटरेस्ट है इसमें और इसके बारे में पढ़ने के लिए, तो ये किताब के लिंक भी हम आपको दे देंगे। So Bajaj Finserv is a late mover in the industry. I mean, entirely the sub 50 odd AMCs are already there and market has been well penetrated. ये disadvantage था या advantage था? How you change this entire disadvantage of being late mover into an advantageous thing and reaching to the 18,000 crore of something of AUM. So what were the strategies where you have created niche for yourself among the biggies of the market? So Bajaj AMC was I think जब हमें लाइसेंस मिला तब हम लोग 42nd या 43rd AMC और जब आपने शुरू किया तब तक 50 हो गए थे। जी। तो इसमें वी थिंक कि वी हैव अ लेट मूवर एडवांटेज, क्योंकि जो इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है, अभी ग्रोथ तो आगे बहुत जाना है, लेकिन स्टार्टिंग के 20 इयर्स में जो कुछ अच्छी चीज़ें हुई इंडस्ट्री में तो हम उसको पहले से इंकॉर्पोरेट कर लेते हैं कि लर्निंग कर्व से नहीं जाना है, अभी से इसको डाल देते हैं। और अगर कुछ गैप्स, इंपॉर्टेंट गैप्स मिसिंग है या तो प्रोडक्ट ऑफरिंग में या स्ट्रैटेजी में या प्रोसेस में, तो उसे भी अपने फाउंडेशन में ही हम डाल देते हैं। जैसे कि यूजिंग बिहेवियरल फाइनेंस फॉर इम्प्रूविंग डिसीजन मेकिंग, तो हम काफ़ी ऐसे टूल्स एंड आइडियाज़ यूज़ करते हैं बिहेवियरल फाइनेंस से ताकि हम अपनी डिसीजन मेकिंग बेटर कर सकें और क्राउड के जो ये ग्रीड एंड फियर में जो मूव करते हैं उसका कैसे एडवांटेज ले सकें। तो वो हमने हमारे प्रोसेस में ऑलरेडी डाला हुआ है। तो कुछ लर्निंग्स इंडस्ट्री से लेके कुछ गैप्स आइडेंटिफाई करके कि कहाँ हम बेटर कर सकते हैं, हमने ये किया है। और आपने देखा होगा कि हमने जो भी स्ट्रैटेजीज लॉन्च की हैं, स्पेशली ऑन द इक्विटी साइड, हमने हर प्रोडक्ट में कुछ नई स्ट्रैटेजी, कुछ नया अंदाज दिया है एंड निवेशकों को पसंद भी आया है। आपने देखा होगा कि हमारी AUM एक ही साल में वो हमने जो 43 स्टार्ट किया था, आई थिंक वी आर नाउ अबाउट 28 इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग। क्या सबसे बड़े, चूँकि आप लेट मूवर थे तो आपने बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स को ग्रो करते हुए, बड़ा होते हुए, क्राइसिस में फंसते हुए, रेगुलेटरी इश्यूज़ में फंसते हुए देखा। इन्वेस्टर ये जानना चाहते हैं क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बहुत कॉम्पिटेटिव हो गई, 50 से ऊपर AMCs हैं, एवरीवन इज सेलिंग, एवरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेलिंग म्यूचुअल फंड। रोज़ उनके पास कोई कॉल कर रहा है, बैंक में जाने पे पता चल। सबसे बड़ी लर्निंग आपके लिए क्या थी? इफ़ यू कैन जस्ट टेल 3 टॉप लर्निंग्स व्हेन यू entered in this market, what has not been done by the predecessors of your in the market which you have done successfully? तो जब आप एक AMC एक नए सिरे से, एक नए फाउंडेशन से शुरू करते हैं तो ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप एक बार अपनी जो लाइफ की, करियर की जो लर्निंग्स हैं उनको अनबायस्ड वे में इवैल्यूएट करें कि ऐसा नहीं कि किसी और ने गलतियां की, हमने जो गलतियां की हैं पहले करियर में, कैसे हम ऐसी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी और प्रोसेस बनाएं जिससे ये गलतियां दोहराएं नहीं, और इनफैक्ट अगर हमने कुछ अच्छा किया है तो कैसे उसको इम्प्रूव करें। तो हमारी फिलॉसफी जो है वी कॉल इट इनक्यूब, जहाँ पे हमने
फिलॉसफी बनाने के पहले ये क्वेश्चन पूछा कि आउट परफॉर्मेंस कैसे बनती है, अल्फा कैसे जनरेट होता है, कैसे आप क्राउड से बेटर कर सकते हो। तो हमारी रिसर्च से हमने फाइंड आउट किया कि 3 आपके पास एज होने चाहिए जिससे आप क्राउड से बेटर या बेंचमार्क से बेटर कर सकें। एक एज होता है इंफॉर्मेशन एज, कि आपके पास राइट इंफॉर्मेशन हो डिसीजन मेकिंग के लिए। इनसाइडर इंफॉर्मेशन नहीं, बट बिजनेसेस इकोनॉमीज के बारे में एक राइट इंफॉर्मेशन हो जिससे आप अच्छे डिसीजन ले सकें। अगर इंफॉर्मेशन सबके पास है, मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि लोग उस इंफॉर्मेशन को ठीक से प्रोसेस नहीं करते या कोई ठीक मॉडल नहीं होता। तो सेकंड हमारा जो एज है इस क्वांटिटेटिव एज, कि जहाँ पे इंफॉर्मेशन जो आपको मिल रही है उसको आप ठीक से प्रोसेस करें, उनका एक फाइनेंशियल क्वांटिटेटिव या एनालिटिकल मॉडल बनाएं जिससे आप जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं उसे अनुमान लगा सकें कि इकोनॉमी किस स्तर पे है या कॉर्पोरेट सेक्टर किस स्तर पे है। एंड थर्ड एंड सबसे इम्पॉर्टेंट एज जो है आउट परफॉर्मेंस के लिए वो है बिहेवियरल एज। ऐसा हो सकता है कि लोगों के पास सेम इंफॉर्मेशन हो, लोगों के पास सिमिलर मॉडल हों और नतीजे भी सेम निकल रहे हों उसमें से, बट उन नंबर्स को लोग कैसे यूज़ करते हैं वो डिफरेंट होता है स्ट्रेटेजी के अंदर। यस, कभी कभी एक गिरते हुए प्राइस को देख के कुछ लोग डर जाते हैं कि नहीं ये कंपनी बेकार है, इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। कुछ लोग वही गिरती हुई प्राइस को देख के अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि हाँ ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 52 वीक लो पे मिल रहा है कुछ। तो बिहेवियरल के हमने जो स्टडी किए हैं उसमें काफ़ी ऐसे 16-17 डिफरेंट इंपॉर्टेंट बायस हैं जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करते हैं। तो हमने टूल्स बनाए जिससे हम उन बायसेस को हटा के कैसे बेटर डिसीजन ले सकें, और सेकंड अगर क्राउड उस बायस पे काम कर रहा है तो हम उसका कैसे एडवांटेज ले सकें। कमिंग बैक टू बिहेवियरल इन्वेस्टिंग, पिछले 3 साल में 4 साल में पोस्ट कोविड अगर आप देखें, वी हैव सीन 3 वेरी इंपॉर्टेंट बायसेस इन टर्म्स ऑफ द इन्वेस्टर साइड, क्योंकि हम इन्वेस्टर्स की तरफ से बात कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स से वी हैव सीन अ मिड कैप फेनोमेना, स्मॉल कैप फेनोमेना विच हैज रीच टू द लेवल, देन रेगुलेटर हैज टू इंटरवीनेट, फोर्स म्यूचुअल फंड नॉट टू टेक इन्वेस्टमेंट इन द मिड कैप, एंड then finally it has been regulated, but somehow people have got their fingers burnt. We have seen this phenomena. Then we have seen this IPO phenomena, which is now slowly fizzling out. Then third, we have seen this new economy phenomena which has came there, and lot of mutual funds have invested in new economy stocks which is considered to be the great stories like Paytms, and after one year the entire stock and investing has gone on otherwise. आप इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर के तौर पे जो फैसले लेते हैं वो तो आपकी अपनी स्ट्रेटजी है, दोज आर कॉन्फिडेंशियल स्ट्रेटजीज है। हाउ डू यू परसीव एज एन फंड मैनेजर दैट what drives Indian investors to take these kind of calls despite everyone is telling them that don't do that? आपको और मैं आपके दर्शकों को एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहूँगा। अमेज़ॉन के जेफ बेजोस, उन्होंने ये नरेट किया है। उन्होंने कहा कि वो एक बार जो वॉरेन बफेट, जो वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर्स इन द वर्ल्ड हैं, उनसे मिले और जेफ ने उनसे पूछा कि वॉरेन, आपकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है वो बहुत सिंपल है और आपने इतने अच्छे रिटर्न्स भी बनाए हैं, तो लोग आपको कॉपी क्यों नहीं करते? ये तो बहुत सिंपल है, आपकी स्ट्रैटेजी लेके पैसे बनाएं। तो वॉरेन बफेट ने कहा कि इट्स बिकॉज पीपल डोंट वांट टू गेट रिच स्लोली। लोग जल्दी जल्दी में पैसा बनाना चाहते हैं और उस वजह से पैसा नुकसान करते हैं। अब इन द मार्केट ऑल्सो, अगर हम स्मॉल कैप के बारे में देखें, पहले कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है वो आपको उसके फ्यूचर रिटर्न्स के बारे में कुछ नहीं बता पाएगी। एक कंपनी 2 लाख करोड़ की मार्केट कैप की है, दूसरी 20,000 करोड़ की मार्केट कैप की है और तीसरी 2,000 करोड़ की मार्केट कैप की। जस्ट ये नंबर्स देख के आप बता नहीं सकते कि 5 साल बाद सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ बनेगा। पैसा बनता है बिजनेस पे, तो मार्केट कैप से उसका फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्मॉल कैप एक कैटेगरी ऐसी है जहाँ पे लोग एक साथ एक्साइट होते हैं और एक साथ डिप्रेस होते हैं। जब लोग इस स्मॉल कैप के बारे में एक्साइट हो जाते हैं तो वैल्यूएशन बहुत हाई हो जाते हैं और उसके बाद जो कंपाउंडिंग होती है वो कम हो जाती है, और जब वो डिप्रेशन में होते हैं और तब आप लें स्मॉल कैप तो आपको अच्छे रिटर्न बन जाते हैं। तो पीपल गेट एक्साइटेड अबाउट स्मॉल कैप क्योंकि उसमें फास्ट रिटर्न बन रहे हैं कि मैं इसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न बनाऊंगा, और वो अगेन रेयर व्यू में देख के जब 3 साल स्मॉल कैप फंड्स अच्छे करते हैं तब वहाँ पैसा आता है, तो तब कंपाउंडिंग फिर कम हो जाती है। सेकंड होता है और इम्पेशंस कि मैं और जल्दी पैसे बनाऊं, तो लोग लेवरेज लेते हैं तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आप समय को अपने अगेंस्ट डाल देते हैं
इन्वेस्टिंग में टाइम इज़ योर फ्रेंड, स्पेकुलेशन में या एफएनओ में टाइम इज़ अगेंस्ट यू। मैं सबको ये कहता हूँ कि महाभारत में सबसे मेरे हिसाब से जो बेस्ट वॉरियर थे वो अर्जुन थे। उन्होंने सबसे ज़्यादा दुश्मनों को मार गिराया था। अगर आप पूछें कि अर्जुन को कौन सा एक दिन था जब उनकी जान खतरे में थी, वो उस दिन था जब उन्होंने कसम खाई थी कि मैं जयद्रथ को संध्या होने के पहले या सूरज डूबने के पहले मैं उन्हें मार गिराऊंगा। तो तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि तुम अच्छे धनुर्धर हो, अब तो भाग जाएगा। तुमने ऐसी प्रतिज्ञा ली है कि तुमने समय को अपने अगेंस्ट कर दिया। अब जब तक अगर सूरज ढलने के पहले आप उसे मारोगे नहीं तो आपको खुद मरना पड़ेगा। तो इम्पेशेंस की वजह से लोगों के रिटर्न्स कम हो जाते हैं एंड एफएनओ की तरफ जाते हैं। थर्ड होता है कि एक स्टडी हुई थी मॉर्निंग स्टार की, जहाँ पे उन्होंने बताया कि इन्वेस्टर किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टेड हैं या किसी एसेट में इन्वेस्टेड हैं, उसमें भी काफ़ी निवेशक ऐसे हैं जिनके रिटर्न उस एसेट क्लास से या उस फंड से कम बन रहे हैं। हाँ। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है अगेन कि आप गलत टाइम पे सही फंड में एंट्री मारें और गलत समय में उस पे एग्जिट करें। अगर आप सही फंड चुनेंगे तो भी आपके रिटर्न्स अच्छे नहीं बन सकते। तो अगेन हाउ यू बिहेव इज मोर इम्पॉर्टेंट देन हाउ योर इन्वेस्टमेंट्स बिहेव। तो उस वजह से मेरे हिसाब से ये निवेशक के रिटर्न कम हो जाते हैं। But this is a very interesting discussion. Before I go to the NFO of Bajaj Finserv, which is a healthcare one, very interesting NFO. This entire psychology of investing has got two opposite forces pulling each other. Say before 1991, when mutual fund industry was not came in the globe, especially in the USA, the entire investment behavioral theory was based on value investing. That's what the Warren Buffett's theory. That just work on the value, see which company gives value for the longer period of time. After 94-95, the momentum investing started coming into it, and mutual funds are getting responsible for bringing this new concept of momentum investing, buying a stock at the exorbitant high level and aiming to take it to the further 7th heaven and 9th heaven level without even having in this value. And somehow this entire psychology of momentum investing, leaving behind the value investing, has penetrated into the minds of common investors. So they have started looking the mutual fund in the same way which the way they look the stocks. Mutual fund ने इसको support भी किया, बताया भी, ऐसे प्रोडक्ट भी बेचे गए, ऐसी स्कीम भी बेची गई कि साल में आपको निफ्टी से ज़्यादा रिटर्न दे देगा, आप इस म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे तो इसमें आपको तो 200% का रिटर्न मिलेगा। वो बेचारा रिटर्न भी कैलकुलेट करना नहीं जानता, उसको SIR निकालना ही नहीं आता है लेकिन उसको रिटर्न दिखता है। हाउ बजाज फाइनेंस इज अवॉइडिंग these kind of challenges where investors are actually hell-bent to take risk on their savings without even understanding that this entire momentum investing will someday will fall down on their heads. So what Bajaj Finserv does in terms of teaching to the investors that what they should be doing right? तो एज अ AMC जब से हमने शुरुआत की, राइट फ्रॉम आवर इंसेप्शन, अगर आप देखेंगे कि हमारी प्रेजेंटेशंस, हम जब बातें करते हैं निवेशकों के साथ, कुछ भी कम्युनिकेशन करते हैं, तो हम हाईलाइट करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बिहेवियरल फाइनेंस। कौन से ऐसे बायसेस हैं जो आपकी डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स क्या, एज ए फंड मैनेजर्स हमें भी इम्पैक्ट करते हैं। तो हम उनके सामने स्पष्ट करके वो टूल्स रखते हैं, जो आइडियाज़ रखते हैं, जो हम भी यूज़ कर रहे हैं हमारी इम्प्रूवमेंट के लिए, हम गलतियाँ ना करें, बिहेवियरल मिस्टेक्स ना करें, और इन्वेस्टर्स को भी ये कहते हैं। दूसरा ये होता है कि मैनी अ टाइम्स लोग जो वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं, वो जो हेडलाइन नंबर होता है कि ये सस्ता दिख रहा है मुझे स्टॉक, या कंपनी सस्ते पे ट्रेड कर रही है तो मैं उसे खरीद लूँ। अब जब तक आप बिजनेस और मैनेजमेंट को नहीं समझेंगे, जस्ट बिकॉज वो सस्ते भाव पे ट्रेड कर रही है कंपनी, उससे पैसे नहीं बनते। वैल्यूएशन डिटरमिन होती है बिजनेस की क्वालिटी से, मैनेजमेंट की क्वालिटी से। तो उस पर हमारा ध्यान रहता है कि बिजनेस कैसा है, मैनेजमेंट कैसी है, और उसके बाद हम वैल्यूएशंस देखते हैं। हम ऐसी आइडियाज़ लेते हैं जिससे हम लॉन्गर टर्म कौन सी कंपनीज अच्छा करेंगी वो आइडेंटिफाई करें। जैसे कि मेगा ट्रेंड्स इन्वेस्टिंग, एक और हमारा जो लार्ज एंड मिड कैप फंड है, उसमें हम मोट इन्वेस्टिंग यूज़ करते हैं कि कौन सी कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इतना स्ट्रॉन्ग है कि कंपटीशन आके उनका ना मार्केट शेयर ले पा रहा है, ना रेवेन्यू शेयर, ना प्रॉफिट शेयर ले पा रहा है। तो वो कंपनीज लंबे समय तक अपने शेयर होल्डर्स को अच्छे रिटर्न, तो क्वालिटी सुपरसीड्स वैल्यू। यस, तो क्वालिटी डिटरमिन्स वैल्यू। तो ऐसा होता है कि आप अगर पर किलो
भाव कंपेयर करेंगे तो सोना और पीतल अगर आप वैसे लेंगे तो आप हमेशा पीतल ही खरीदेंगे, आप कभी सोना नहीं खरीदेंगे। हम देखते हैं कि सोने की लाइक व्हाट कैन बी द इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी, और उस हिसाब से वो सस्ता मिल रहा है कि नहीं। तो क्वालिटी हमारे लिए प्रेसिडेंस है इन अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एंड मैनेजमेंट। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि हम क्वालिटी के नाम पे कोई भी प्राइस दे देंगे, वैसे भी नहीं करते हम एक इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करके क्वालिटी कंपनीज को अच्छे दामों पे खरीदना, दैट्स द गोल। निमेश से आखिरी सवाल पर हम आ गए हैं। दो तीन महत्वपूर्ण बातें इस चर्चा में निकल कर आई जो निमेश ने बताई। हम आखिरी सवाल पर चलते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, खासतौर से थीमेटिक फंड्स को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह है, लेकिन दर्शकों के लिए हम पूरी चर्चा को दो तीन महत्वपूर्ण सूत्रों में बांधते हैं कि स्टॉक की वैल्यू उतनी महत्वपूर्ण नहीं जितना उसकी क्वालिटी है। और जब तक आप निवेश में म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स की क्वालिटी नहीं समझते, उसके बिजनेस मॉडल को नहीं समझते, तब तक बेहतर रिटर्न की उम्मीद मत करिए। बाजार की आंधी में किसी भी समय आप बड़े नुकसान में पहुंचेंगे। और लोगों का जो मनोविज्ञान है वो अगर लंबी समय के निवेश के लिए नहीं होगा तो म्यूचुअल फंड उनके लिए फ़ायदे का सौदा साबित नहीं होते। अच्छे फंड भी खराब रिटर्न देते हैं, ऐसा निमेश ने हमको बताया। आप एक हेल्थ केयर थीमेटिक फंड लेकर आ रहे हैं, विच इज़ कमिंग टू द न्यू फंड ऑफरिंग। देयर इज अ लॉट ऑफ एक्टिविटी इन थीमेटिक फंड स्पेस इन लास्ट one year, which has created challenges for mutual fund and investors. Those who don't understand is that there's a question in my mind related to the India's healthcare sector. Though it's recession proof, it has been said to be the recession proof sector. But if you see the entire structure of India's healthcare sector, you'll find that relatively low healthcare spending in India. Majority of the population are dependent on government healthcare services, or they don't even spend on their healthcare because they don't have a wherewithal, and that there's a lot of surveys say that even medicines out of pocket expenses can make someone poor in India. Second is that there's a dichotomy in the sector, like अनऑर्गेनाइज्ड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ द हेल्थ केयर। पूरा सेक्टर ही अनऑर्गेनाइज्ड है, छोटे छोटे शहरों में फैला हुआ है, फ्रॉम ओपीडी डॉक्टर से लेके और छोटे हॉस्पिटल से लेके। वाइल इन टर्म्स ऑफ द फार्मास्यूटिकल्स pretty organized, very strongly organized, good brands, reputed brand with license in that. In this kind of dichotomy, how you see the growth opportunities and a specific NFO based on healthcare fund, which are the growth drivers you see in India, where majority of the population is still not able to afford a so-called 5-star or 4-star hospital for treatment. आपके एक्चुअली सवाल में ही बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो कि पॉजिटिव टर्न हो रहे थे। इस वजह से हमने इस समय हेल्थ केयर फंड लॉन्च करने का ये जो आइडिया था वो हमने लॉन्च किया। अब पहले फार्मास्यूटिकल देखते हैं। इंडिया में काफ़ी हद तक जो हमारी जो स्पेंडिंग होती है फार्मास्यूटिकल पे, ये आउट ऑफ पॉकेट होती है। तो एक वेरी लो इनकम लेवल पे जब हमारा देश था तब लोग जनरली इतना स्पेंड नहीं करते थे, बट जैसे जैसे इनकम बढ़ती गई है एंड स्पेशली आफ्टर कोविड, लोगों में ये अवेयरनेस और ये जो एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है कि मैं अपनी हेल्थ और वेलनेस की ध्यान रखूं, अगर मुझे कुछ छोटी सी प्रॉब्लम भी होती है तो मैं उसका इलाज करूं ठीक से। तो फार्मास्यूटिकल स्पेंडिंग बढ़ रही है। अब इन द नेक्स्ट 24 ईयर्स जब हम विकसित भारत बनेंगे तब तक फार्मा इंडस्ट्री, डोमेस्टिक इंडस्ट्री विल बी 9 times द साइज। इसमें बिकॉज इनकम्स बढ़ती हैं तो एक तरह का डिजीज़ प्रोफाइल भी चेंज होता है। नॉर्मल इन्फेक्शन से हम लाइफस्टाइल डिजीज़ की तरफ चलते हैं, तो उसमें भी एक तरह की स्पेंडिंग बढ़ती रहती है। ऑन दी अदर साइड आपने ये कहा कि अफोर्डेबिलिटी की जो बात है हॉस्पिटल्स में, आपने देखा होगा कि मेडिकल इंश्योरेंस अगेन स्पेशली आफ्टर कोविड उसकी जो पेनिट्रेशन है वो रैपिडली बढ़ रही है, पॉलिसीज़ की जो कवरेज है वो भी रैपिडली बढ़ रही है। वो हेल्प कर रही है ग्रोथ इन हॉस्पिटल्स। आज पर 1000 पीपल जो हमारी इंडिया की जो बेड कैपेसिटी है इज़ मच लोअर देन इमर्जिंग एज वेल एज मेनी डेवलप्ड मार्केट्स, तो उसमें तो ग्रोथ आगे बढ़नी है। तीसरा एक पहलू आता है डायग्नोस्टिक्स का। अब काफ़ी ऐसे लोग हैं जो एनुअल चेकअप कराना चाहते हैं कि मैं सही हूँ या नहीं, मैं क्यों बीमार होने तक वेट करूँ। तो डायग्नोस्टिक लैब्स नेक्स्ट 5 साल में वी विल सी डबलिंग ऑफ देम। हमने इस फंड में वेलनेस के बारे में भी सोचा है कि ऐसे कौन से फूड एंड बेवरेजेस, न्यूट्रिस्यूटिकल्स, ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जो लोग अपनी जनरल वेलनेस के लिए जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, तो वो भी हमने इस फंड में डाले हैं, क्योंकि इसमें अबाउट 20% ऑफ द वेटेज वैसी कंपनीज में रहेगा। तो हेल्थ केयर सेक्टर में आपको एक
ऐसा फंड मिल रहा है जो कि इकोनॉमिक साइकिल से अनकोरिलेटेड और लेस कोरिलेटेड है, खुद में भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, फार्मास्यूटिकल, हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक, न्यूट्रास्यूटिकल्स, वेलनेस, इंश्योरेंस, सब। एंड इसमें और एक नया सेक्टर, इमर्जिंग सेक्टर भी है, विच इज़ कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग। वर्ल्ड वाइड जो टॉप लाइफ साइंसेज कंपनीज हैं, जो न्यू ऑल्सो बायोटेक कंपनीज हैं, वो इंडिया में अपने मॉलिक्यूल्स रिसर्च के लिए भेजते हैं। और अभी हाल ही में यूएस में एक बायोसिक्योर एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ जो डिस्करेज करता है उनकी कंपनीज को टू आउटसोर्स फ्रॉम चाइना। तो इंडिया बिकम्स अ इम्पॉर्टेंट ऑल्टरनेटिव। और अभी जून के जो रिजल्ट्स आए, सितंबर के रिजल्ट्स आए, उसमें कंपनीज जो इस क्षेत्र में हैं उन्होंने कहा कि उनकी जो इंक्वायरीज हैं कस्टमर्स से वो काफ़ी बढ़ रही हैं। धीरे धीरे वो इट विल ट्रांसलेट इनटू बिजनेस। तो हेल्थ केयर में भी कुछ ऐसे मेगा ट्रेंड्स हैं जिससे कुछ कंपनीज को इसका लॉन्ग टर्म ग्रोथ बेनिफिट रहेगा। तो दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी देन टू लॉन्च the healthcare fund at this time. So in healthcare fund, the maximum weightage to the pharmaceuticals. What is the weightage ratio of this fund? So internally मैं उसको ब्रेकअप नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगा कि जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है हमारा, वो भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। कुछ कंपनीज लाइफस्टाइल डिजीजेस, कुछ कंपनीज डायबिटीज़ और वैसे डिजीजेस, कुछ कंपनीज एंटी इन्फेक्टिव्स, बायोलॉजिकल्स उसमें हैं। तो इसमें देयर इज़ डाइवर्सिटी। अच्छा, इंडिया इज़ द फार्मेसी टू द वर्ल्ड, हम सप्लाई भी कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल्स यूएस, यूरोप। तो कुछ कंपनीज हैं जो यूरोप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कुछ कंपनीज यूएस में स्ट्रॉन्ग है, कुछ कंपनीज इमर्जिंग मार्केट्स में स्ट्रॉन्ग हैं। तो रिसर्च मॉलिक्यूल्स भी इन सबके अलग अलग हैं। तो अगर ट्रूली बॉटम अप सेक्टर देखा जाए तो फार्मास्यूटिकल है, क्योंकि हर कंपनी के कुछ अलग अलग बिजनेसेस हैं जो अच्छा करते हैं। तो अगर हम इसमें ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल कंपनी लें तो भी उनमें खुद में डाइवर्सिटी, इंट्रा सेक्टर डाइवर्सिटी काफ़ी है। So, but on the fringe side, insurance has got substantial value. Health insurance companies have got substantial value in terms of that and in the overall weightage. Because the people would like to understand the difference from a common investor perspective, how this is different from a pharma fund. Yes. How this is different from a pharma fund. If the pharmaceutical sector has got bottom up and maximum weightage, then why shouldn't they go for a pharma fund rather than healthcare? So healthcare and related sectors काफ़ी है, जैसे मैंने आपको कहा, और 20% ऑफ द फंड ये वेलनेस एरिया में होगा जहाँ पे इंश्योरेंस भी इंक्लूडेड है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर डिस्कसिंग इन डिटेल विद अमर उजाला बोनस। बहुत सारी लंबी बातचीत, आपके लिए बहुत सारे मंत्र निवेश के, भविष्य में निवेश करने के तौर तरीकों पर, और भारतीय अर्थव्यवस्था के भीतर क्या बदल रहा है, वो सारे सवाल जो जीडीपी और स्टॉक मार्केट को लेकर आपके दिमाग में उठते हैं, उनके सबके जवाब हमें आज यहाँ मिले। आप सबका इस कार्यक्रम को देखने के लिए धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद निमेश आपका।